सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चा, आप जो आज ये सेशन देखने वाले हैं दैट इज रिगार्डिंग आईएटी। सर आईएटी क्या होता है, फुल फॉर्म क्या है सर इसका? इसका फुल फॉर्म है सर आपको आईएससीआर एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, बहुत से बच्चों का रिक्वेस्ट था और आप में से कुछ खास बच्चे जानते भी हैं कि मैं ये वीडियो आप सभी के लिए बना रहा हूँ, राइट? तो यहाँ पे हम लोग 2021 के इसमें फिजिक्स के जितने भी सवाल पूछे गए थे उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड 15 सवाल आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं हर सब्जेक्ट में। हम लोग यहाँ पे फिजिक्स को ही सॉल्व करने वाले हैं, राइट? एट द सेम टाइम क्या सर जो बच्चे एडवांस की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो बच्चे बिटस्टार्ट की तैयारी कर रहे हैं वो इसको कर सकते हैं? मेरे ख्याल से बिल्कुल कर सकते हैं। इस 15 सवाल का जो आपका क्वेश्चन पीडीएफ है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इसको चाहो तो 15 सवाल को टाइम बाउंड मैनर में टेस्ट फॉर्मेट में भी अपीयर कर सकते हो और जो सवाल आपसे नहीं बनता है आप उसका यहाँ पे आकर डिस्कशन देख सकते हैं। सवाल आपको ठीक ठाक क्वालिटी का है, कुछ कुछ सवाल आपको अच्छे क्वालिटी का भी है, राइट? तो चलिए इसको अपने यहाँ पे शुरू करते हैं एंड एक एक करके सारे सवाल को अपने यहाँ पे देखते हैं, राइट? जरूर से हिट दैट लाइक बटन एंड जो बच्चे इस एग्जाम को अपीयर करने वाले हैं वो भी जरूर से नीचे बताइएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है इस एग्जाम को लेके। तो ये आपका पहला सवाल है और पहला सवाल देखते के साथ ही बच्चों के मन में आता है कि सर, खासकर जो बच्चे जेई मेंस की तैयारी से अभी अभी निकले होंगे और एडवांस की तैयारी भी कर रहे होंगे, उनको लगेगा कि हाँ सर ये सवाल बिल्कुल एडवांस में भी आने लायक है और आ भी सकता है। आपने यहाँ पे 2023 का 22 का एडवांस का पेपर देखा है, ठीक है? सवाल में आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। A door of mass capital M and length L is hinged at one end and rotates about a vertical axis without friction. तो सवाल का लैंग्वेज में अच्छी खासी क्लैरिटी है, ठीक है? अब बुलेट ऑफ मास m और हमको क्लियरली कहता है कि बुलेट का जो मास है वो उस डोर के मास से बहुत बहुत छोटा है। Fired perpendicular to the door at a speed v gets embedded in it at a distance x फ्रॉम इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो चलिए काम करते हैं, पहले तो इसका चित्र बनाने का प्रयास करते हैं और थोड़ा सा 3 डायमेंशन यानी कि 3D में इस चित्र को बनाने का हम लोग कोशिश करते हैं। तो ये अपना हो गया है डोर, और डोर आपको किस एक्सिस के अबाउट घूम सकता है? तो सर डोर अपने को इस एक्सिस के अबाउट घूम सकता है। बात क्लियर है? अगर डोर घूमेगा तो इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट घूम सकता है। बढ़िया है सर। डोर का मास अपने को यहाँ पे m दिया गया है और सर डोर का जो विड्थ है वो हमें दिया है। डोर का हमें यहाँ पे ये वाला हाइट नहीं दिया हुआ है अपने को। सर इस सवाल में ना ये वाली चीज दे रखी है, ये वाली चीज अपने को दे रखी है कैपिटल L। अच्छा, बुलेट को आपने फायर किया है, बुलेट आपको टकराती है डोर पे परपेंडिकुलर टकराती है और एक्सिस से x दूरी पे टकराती है। तो चलिए हम लोग एक्सिस से x दूरी भी यहाँ पे मार्क कर देते हैं। मान लेते हैं कि हम एक्सिस से x डिस्टेंस पे आ चुके हैं, दिस डिस्टेंस x, राइट? और बुलेट जो है आपको यहीं पे आके टकराने वाली है, समथिंग लाइक दिस। सो आई होप आपको अब डायग्राम एकदम क्रिस्टल क्लियर है, बहुत डिटेल में हमने इसको बना दिया है। ये रहा आपका बुलेट और ये रहा इसका मास, और इसकी जो सर वेलोसिटी है टकराने से पहले वो अपने को यहाँ पे v है। बुलेट जाता है, टकराता है और डोर में जाके एम्बेड हो जाता है। तो जाहिर सी बात है एम्बेड होने के बाद ये बुलेट प्लस डोर का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको पक्के तौर पे ऐसे ही रोटेट करेगा। ठीक बात है सर। Assume the door was stationary initially, डोर आपको शुरुआत में रेस्ट पे था। How does the resultant angular speed omega of the door vary as a function of x, right? यानी कि बुलेट अभी यहां टकराया तो ओमेगा, फिर बुलेट लेटर से यहां टकराता तो ओमेगा। तो एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स आप चेंज करते जाएंगे तो ओमेगा कैसे एक्स के साथ वेरी करने वाला है। ठीक बात है, बढ़िया है। तो देखिए ये सवाल आपको क्लियरली एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का है एंड राइट, आपने देखा होगा ना रोटेशन में भी। तो ये सवाल आपका रोटेशन का है फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, और ये जो हिंज है ना इसके अबाउट आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड सिस्टम का नेट टॉर्क इसके अबाउट आपको 0 है। तो सर इनिशियली आपको सिर्फ इस मास का ही एंगुलर मोमेंटम लिखा था, एंड व्हाट इज दैट mv इंटू एक्स। तो सर इनिशियली आपको एंगुलर मोमेंटम है mv इंटू एक्स, बाद में आपका बुलेट इसमें एम्बेड हो चुका है, राइट? अब आपको ये पूरा सिस्टम मान लीजिए ओमेगा से घूम रहा है, तो अब आप लिखोगे I इंटू ओमेगा। सर जहां तक बात है इस दरवाजे की, इसके अबाउट I की, तो ये तो
ये तो वही बात हो गई। आपके पास मान लीजिए इसका हाइट को एक बार ही भूल जाइए, अगर आपके पास ऐसा कोई मास होता और ये आपके पास लेंथ होता ऐसा, तो ये एक्सिस के अबाउट फॉर्मूला क्या लिखते थे, ml²/3। तो वही तो है, वही तो है। क्या ही जीवन में आपके बदल गया। तो सर डोर का तो हो जाएगा ml²/3 प्लस आपका बुलेट जो होगा वो आपको एक्सिस से x दूरी पे होगा एम्बेड होने के बाद, तो बुलेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mx² I इंटू ओमेगा। अब यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन आपको लगाना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेशन है कि आपका जो स्मॉल m है वो कैपिटल M के सामने बहुत ज़्यादा छोटा है। तो जनाब इतने बड़े मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इतना छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करके क्या ही कर लेंगे। तो हम लोगों को इसको यहाँ पे इग्नोर कर देना चाहिए, स्मॉल m को कैपिटल M के सामने। सर इसको क्यों नहीं इग्नोर किया भैया, उसको इग्नोर कर दिया तो सब कुछ जीरो हो जाना है, वैसा होगा नहीं। तो आप इग्नोर जब करते हैं तो किसी और के सामने उसको इग्नोर किए, स्मॉल m को कैपिटल M के सामने हमने इग्नोर किया है, तो ओमेगा यहां पे आपको निकल के आ जाता है mvx डिवाइडेड बाई ml²/3। और यहीं से अपने को क्या दिखाई दे रहा है, आपका ओमेगा x के प्रोपोर्शनल है, राइट। तो अपने को यहीं पे दिखता है कि भैया यहाँ पे ये सारे के सारे गलत है आपको, और ऑप्शन नंबर ए में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ओमेगा आपको एक्स के साथ लीनियरली वे कर रहा है, प्रोपोर्शनल है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। और देखिए एल के बाद तो आपको ओमेगा 0 हो ही जाना है। एल के बाद का मतलब है कि बुलेट आपको दरवाजे को बिना हिट किए आगे निकल गया, तो दरवाजा आपको काहे का घूमेगा। समझ रहे हो मेरी बात को, क्लियर है एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, टिपिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन मैन्युपुलेशन। हालांकि आपको बच्चे इसके मैन्युपुलेशन में फंस भी सकते हैं, तो देखते हैं अगर आपने इसको ट्राई किया है तो। कहता है सवाल आपको एसएचएम का है, अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m एग्जीक्यूट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग अ लाइन विथ टाइम पीरियड कैपिटल T। ठीक है, तो टाइम पीरियड है और टाइम पीरियड अपने को पता होता है 2π/ω होता है। ठीक है, और देखते हैं बॉडी का मास अपने पास m दे रखा है, एनर्जी ई है, एनर्जी ई है, राइट। तो देखिए कुछ मेंशन नहीं है, मतलब ये आपको टोटल एनर्जी है एसएचएम का, और एसएचएम का टोटल एनर्जी आप लिख सकते हो ना हाफ KA², where A is the amplitude of oscillation. What is the magnitude of the maximum acceleration of the body? अच्छा सर मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो अपने को होता है, मैग्नीट्यूड की बात की जा रही, तो माइनस को हटा दीजिए, ये आपको होता है ω² इंटू कैपिटल A। बढ़िया है सर। सर अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, हमारे आंसर में कैपिटल T है, ओमेगा नहीं है, तो ओमेगा को आप 2π/T लिख सकते थे, आप ओमेगा को लिख सकते थे 2π/T, तो ये हो जाएगा 4π² T²। अच्छा अब जहां तक बात अपने को आती है यहाँ पे कैपिटल A की, तो कैपिटल A को भी रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे आंसर में ऑप्शन में यहाँ पे कहीं पे भी A है ही नहीं। तो आप अगर यहां से ध्यान से देखोगे ना, तो A को आप यहाँ पे लिख सकते थे √of 2e डिवाइडेड बाई k। ठीक है, लिख दिया आपने यहाँ पे √of 2e डिवाइडेड बाई k। लेकिन सर k भी नहीं है यहाँ पे, तो अपने को मास चाहिए। मास कैसे लेके आएंगे, तो सर यहाँ पे अपने को थोड़ा सा और ध्यान देना चाहिए था कि आपको सर ओमेगा जो होता है वो √k/m ही होता था, यानी कि सर k जो होता है दैट इज इक्वल टू योर mω² इटसेल्फ, राइट। तो अपने को k को भी इस वाले टर्म से ना रिप्लेस कर देना चाहिए था, या फिर आप अगर चाहते तो यहां से भी आप इसको रिप्लेस कर सकते थे। एनीवेज आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो 4π² मल्टीप्लाइड बाई अपने पास यहाँ पे √k है ना, तो अपने को √k में ही अगर काम करना है, इसको यहाँ से हटा दीजिए, तो ये अपने को हो जाएगा सर √k इज इक्वल टू √m इंटू ओमेगा। तो ऊपर में तो अपने पास 2e है, लेकिन नीचे में अपने पास यहाँ पे सिर्फ √k है, तो ये अपने पास हो जाएगा √m मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा। ओमेगा अगर ध्यान देते तो ये बेसिकली आपको ω² ही था, है ना। तो अगर हम इसको ω² ही लिख देते तो यहाँ से ω² और एक ओमेगा अपना यहाँ से मर जाता, ओमेगा को आप यहाँ पे लिखते 2π/T, और ये अपने पास कितना निकल के आता, दिस वुड हैव बीन योर 2e डिवाइडेड बाई योर m। तो यहाँ से अपना ये वाला मेरे को आता दिख रहा है ना, ये √2 आपका बाहर आ जाएगा, तो 2√2/T e/m, तो a वाला आपका मैच कर जाएगा। सिंपल मैनिपुलेशन है, बट स्टिल इसमें बच्चे फंस जाते हैं, है ना। चलिए और क्या है अपने पास, देखिए
क्या है सवाल, क्या बोलता है लैंग्वेज? एन एथलीट रन्स ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, शी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and runs with a constant acceleration for the first 2 seconds, reaching a speed of 9 meters per second. Constant acceleration है, ठीक है. She then continues at a constant speed for some time before slowing down to halt at a constant deceleration. The total time taken from start to the finish is your 12 seconds. If the magnitude of her acceleration is twice the magnitude of deceleration, then what is the total distance covered? देखिए, ऐसे सवाल को देख के है ना, अपने आप आपके मन में आ जाना चाहिए कि सर इसमें ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं, कहीं ना कहीं जीवन में आनंद मिलेगा. क्यों सर? क्योंकि हमको यहाँ पे एकदम टिपिकल केस है कि सर शुरुआत में कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, फिर सर कांस्टेंट वेलोसिटी है, और फिर ये अपना स्पीड डिक्रीज करते करते कांस्टेंट डिसेलरेशन से करते करते स्पीड इसका बाद में जीरो हो जाता है. वही बोला है सवाल में हमको ये भी क्लियरली बोला है कि भैया पहले 2 सेकंड तक ही आपको एक्सेलरेशन है एंड इट रीचेस अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 9 मीटर्स पर सेकंड. तो सर ये वाला जो पॉइंट है ये अपने को हो जाएगा 9 मीटर्स पर सेकंड, और ये वाला जो आपको टाइमलाइन है ना, ये सर हो जाएगा मेरे लिए 2 सेकंड. यहां तक क्लियर है? शी देन कंटिन्यूज एट दिस कांस्टेंट स्पीड, कुछ देर तक कांस्टेंट स्पीड कंटिन्यू किया, और उसके बाद फिर ये डिसेलरेशन किया और स्पीड अपना वापस से जीरो कर दिया. अपने को टोटल टाइम दिया हुआ है 12 सेकंड, यानी कि सर ये वाला जो चीज है ये पॉइंट अपने को 12 सेकंड है. अपने को है ना ये वाला पॉइंट नहीं पता है. इसी पॉइंट को पता करने के लिए इन्होंने आपको एक और चीज दिया है कि एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो डिसेलरेशन के मैग्नीट्यूड का ट्वाइस है. तो सर ये जो आपको स्लोप होगा ना, यही स्लोप आपको एक्सेलरेशन है, और ये स्लोप का जो मैग्नीट्यूड है वही आपको डिसेलरेशन का मैग्नीट्यूड है. सर ये स्लोप क्या होगा? tan थीटा p बाई बी. सर इसका p क्या है? राइट, p यानी कि सर 9, और बेस इसका कितना है? 2. तो सर 9 बाई 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स, ट्वाइस बोला है ना, इसके स्लोप का मैग्नीट्यूड क्या होगा? फिर से p बाई बी. p तो सर इसका दोबारा से 9 ही होने वाला है, मल्टीप्लाइड बाई ये वाला जो भी आपको इसका बेस है, इसको एक बार के लिए b बोल देते हैं. तो सर 9 से 9 मर गया, और अपने को b कितना निकल के आया? 4. तो सर ये चीज 4 सेकंड है, ये चीज 4 सेकंड है. मतलब टाइमलाइन में क्या हम लोग इसको 8 सेकंड नहीं लिख सकते? तभी तो यहां से यहां तक का जो विड्थ है वो 4 सेकंड हो जाता. खेला खत्म. आपके पास अब सब कुछ है टू फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, एंड दैट इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व, दैट इज हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स. तो सर ये वाला जो साइड है दैट इज इक्वल टू 8 माइनस 2 6, और ये वाला जो साइड है ये आपको 12 है. तो 6 प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाई हाइट दैट इज योर 9. क्लियर है? 6 प्लस 12 दैट इज योर 18, 18 अपॉन 2 दैट इज योर 9, 9 इंटू 9 इज योर 81. सो क्लियर एकदम? ठीक, बढ़िया है सर. चलिए और देखते आगे. इसमें क्या बोल रहा है अपने को? कैपेसिटर को इन्वॉल्व किया गया है, लेकिन सिंगल कॉन्सेप्ट नहीं है, शायद कुछ और कॉन्सेप्ट मिक्स है. देखते हैं. अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C कंसिस्ट ऑफ 2 लार्ज पैरेलल मेटल प्लेट्स. द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द मेटल इज अल्फा. राइट? व्हाट इज द चेंज इन कैपेसिटेंस इफ द temperature of the plate rises by delta T, delta T, while the gap between the plate is kept fixed. Capacitance is A epsilon naught by D. Right? हमको बोल रहा है कि भैया द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज इतना, आपने डेल्टा टी से टेम्परेचर को इंक्रीज किया है. भैया कोई मेटालिक प्लेट है, अगर तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो इसका एरिया भी तो बढ़ेगा, यानी एरिया में चेंज आएगा. तो सर यहाँ पे अपने को फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होने वाला है सुपरफिशियल एक्सपेंशन या फिर एरियल एक्सपेंशन का, जहां पे आपको पता होना चाहिए कि चेंज इन एरिया इज इक्वल टू इनिशियल एरिया मल्टीप्लाइड बाई बीटा मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन टेम्परेचर. और सर बीटा क्या होता है? बीटा इज ट्वाइस ऑफ अल्फा, ट्वाइस ऑफ अल्फा. अब दोनों तरफ चेंज ले लो, तो सर डेल्टा सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाई डी मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा ए. कैपेसिटर में जो चेंज आएगा वो एरिया के चेंज की वजह से है. डी तो आपका कांस्टेंट है, ये आपका ऑलरेडी कांस्टेंट है. तो सर
डेल्टा ए इज इक्वल टू दिस मच, दैट इज इक्वल टू योर ए टू अल्फा डेल्टा टी। अपने को यहाँ पे साफ साफ दिखना चाहिए कि सर ये जो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी है दैट इज नथिंग बट योर इनिशियल कैपेसिटेंस। ये अपने को हो जाएगा 2 अल्फा सी टाइम्स योर डेल्टा टी। सो ये आपको मैच कर रहा है बिल्कुल, है ना। और कोई नेगेटिव साइन नहीं होगा बिकॉज टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, तो आपका डेल्टा सी भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, इट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपने अगला सवाल, अगला प्रश्न। अगेन कैपेसिटेंस पे ही बेस्ड आपका ये सवाल है। सवाल आपको क्या कहता है, सर्किट एनालिसिस है। ये के जो है वो मेरे ख्याल से ओम ही कहना चाह रहे हैं ये लोग, है ना। तो ये 4 ओम है, ये 2 ओम है, 2 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, 2 ओम्स, 4 ओम्स और ये 12 वोल्ट की बैटरी है। आपने स्विच को क्लोज किया आफ्टर स्टेडी स्टेट। देखिए कितना अच्छा लगता है जब क्लैरिटी से लिख देते हैं ये लोग कि भैया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मतलब स्टेडी स्टेट की बात की जा रही है। तो हमसे यहाँ पे पूछता है कि दोनों कैपेसिटेंस पे चार्जेस कितने कितने हैं। ठीक है, स्टेडी स्टेट का मतलब है वंस यू हैव क्लोज द सर्किट, वंस यू हैव क्लोज द सर्किट आपको करंट यहां से निकलना शुरू किया होगा एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम स्टेडी स्टेट जब अचीव हो जाता है तो करंट इसके अंदर नहीं फ्लो करता, करंट आपको बाहर से निकल जाएगा और ये आउटर लूप में घूमता रहेगा। जब सर करंट आउटर लूप में ही घूम रहा है यानी चारों के चारों रेजिस्टर हो गए सीरीज में, तो सर करंट कितना हो जाएगा, बैटरी अपॉन 4 + 2 6, 4 + 2 6, तो टोटल हो गया 12 ओम। यानी कि सर करंट आपको 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर करंट है, यानी इसमें भी सर 1 एम्पियर करंट है। इसका मतलब ये जो दो टर्मिनल है, टर्मिनल ए और बी, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी, व्हाट इज वी बी माइनस वी ए, 1 एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस दैट इज 6 विच इज 6 वोल्ट्स, 6 वोल्ट्स। अच्छा तो सर ये पॉइंट अगर बी है तो सर ये भी पॉइंट तो बी होगा और ये पॉइंट भी ए होगा, यानी ये दो कैपेसिटर के अक्रॉस भी जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस है वो 6 वोल्ट का है। ठीक है, इसका नेट कैपेसिटेंस कितना है, दोनों सीरीज में है ना, तो व्हाट इज योर सी इक्विवेलेंट, C1 C2 अपॉन C1 + C2, तो 4 2 का प्रोडक्ट 8 और समीशन 6, तो 4/3 माइक्रोफैरड। सो व्हाट इज द चार्ज, व्हाट इज द चार्ज ओवर हियर, Q, Q minus Q, Q minus Q, what is the Q, Q is equal to C into V, right? तो सर 4/3 multiplied by 6 that is your 8 माइक्रोकूलम्स, और दोनों में सेम चार्ज ही होगा, सीरीज में है भाई साहब। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब इसका। ठीक है एकदम। चलिए मतलब ऐसा भी नहीं है कि थाली पे परोस के आपको सवाल दिया जा रहा है, करना तो पड़ेगा, है ना। ओके, look here very carefully, a question from your the topic moving charges. Consider a point charge plus q moving with a constant velocity this much vk cap in a vacuum in the presence of an electric field and magnetic field. Unit vector I, j, k are in the direction x, y, z axis respectively. Which of the following relation is correct? सवाल पूरा पढ़ लिया लेकिन एक इंपॉर्टेंट की वर्ड आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कांस्टेंट वेलोसिटी। भैया चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों से गुजर रहा है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसका मतलब चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स 0 है। हाँ सर, नेट फोर्स 0 का मतलब है कि चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स का समीशन 0 होना चाहिए। हाँ सर, सर इसका मतलब है क्यू को हटा के 0 में मिला दो, तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर शुड बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ V क्रॉस B। हाँ सर, अच्छा बढ़िया है सर। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, आपका यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो अपने को दे रखा है, दैट इज इक्वल टू योर EXI कैप प्लस EYJ कैप इक्वल्स टू माइनस B वेक्टर अपने को दे रखा है सवाल में, दैट इज इक्वल टू योर VK कैप क्रॉस B वेक्टर इज योर this much, that is equal to your PXI cap plus your BYJ cap। अब ये आपको सिंपल मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है ना, इसको सॉल्व कीजिए बस। तो ये आपको V है, इसको V को एक बार बाहर ही रखो, आपके पास यहाँ पे K क्रॉस I है भैया, K क्रॉस I प्लस J आता है, इसमें कोई सिली मिस्टेक अपने अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपको BX पॉजिटिव J कैप,
उसके बाद के क्रॉस जे माइनस आई कैप होता है, तो ये आपको हो जाएगा माइनस बी वाई आई कैप। लेकिन मजे की बात ये है कि बाहर में ऑलरेडी एक माइनस था, तो ये आपको हो जाएगा माइनस वी बी एक्स जे कैप प्लस वी बी वाई आई कैप। बढ़िया है सर। अब एलएचएस आरएचएस को कंपेयर करो, जे कैप के साथ ई वाई है और यहां पे जे कैप के साथ ये वाली टर्म है, मतलब सर ई वाई इज इक्वल टू माइनस वी बी एक्स, ई एक्स इज इक्वल टू योर वी बी वाई, है ना। तो ई वाई माइनस वी बी एक्स है, माइनस वी बी एक्स है, और ई एक्स वी बी वाई है, तो सही है, अपने को एकदम मैच कर रहा है। ठीक है, ओके। क्या है अपने पास नेक्स्ट में? अपने पास नेक्स्ट में क्या है? ओ हो, बच्चों को बहुत तंग कर सकता है ये सवाल, क्योंकि बच्चे इसमें फंसेंगे, है ना। अगर इसको सॉल्व करने बैठ गए विदाउट यूजिंग सम प्रेजेंस ऑफ माइंड तो फंस जाएंगे। 4 point charges q minus 2q minus 3q plus 4q are placed at the 4 vertices of a regular tetrahedron। टीट्राहेड्रन क्या होता है? एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि 4 इक्विलैटरल ट्रायंगल के सरफेसेस से बनता है। ठीक है, हम कोशिश करते हैं डायग्राम बनाने का, नहीं बने बहुत सुंदर तो उतना टेंशन नहीं लेने का है। ये बेस हो गया है और इस प्रकार से अपने पास कुछ है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना आपको? जैसे कि ये जो एक फेस है, ये आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल, और चारों के चारों आपको सेम साइज के इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैं, तो इसको हम कहते हैं एक रेगुलर टीट्राहेड्रन। ठीक है, साइड लेंथ अपने को टीट्राहेड्रन का कैपिटल एल दे रखा है। बढ़िया है सर। 4 चार्जेस है ना, यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है। ये जो चारों चार्जेस है, एक है आपको Q, एक है आपको यहाँ पे -2Q, एक है अपने को यहाँ पे -3Q, और ये अपने पास है 4Q। कष्ट तब हुआ जब बच्चों को ये कहा गया कि एक और चार्ज है 5Q जो कि इस टीट्राहेड्रन के सेंटर पे रखा हुआ है। सबसे पहली बात, उस सेंटर को लोकेट करना अपने आप में एक डिफिकल्ट टास्क है। ठीक है, बट द पॉइंट इज, अगर सवाल दिया है इसका मतलब है कि इतना भी नहीं होगा कि आप इसको सॉल्व भी करते बैठ जाए एक एग्जामिनेशन में, कुछ तो है इसके अंदर। सेंटर का मतलब क्या है? सेंटर का मतलब, सेंटर इसका मान लीजिए इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर है आपको लेट अस से यहाँ पे कहीं है ना, सपोज कीजिए सेंटर आपको यहाँ पे है। तो सेंटर का क्या मतलब है? सेंटर का मतलब है कि सेंटर से ये वाले वर्टेक्स की दूरी, सेंटर से ये वाले वर्टेक्स की दूरी, सेंटर से ये वाले वर्टेक्स की दूरी और ये वाले वर्टेक्स की दूरी सब सेम टू सेम होना चाहिए। समझ रहे हो ना सेंटर कहाँ पे हमने लिया है? सेंटर कहाँ पे लिया हमने? ये आपका बेस था, है ना, और ये आपका टॉप वर्टेक्स है। ठीक है, तो इसको टॉप वर्टेक्स से एक नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, तो सेंटर कहीं आपको इसी पे ही लाई कर रहा होगा, मिड पॉइंट पे नहीं होगा। कहाँ होगा वो अलग ही टॉपिक है। हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि सेंटर जहां पे भी होगा, सेंटर से सभी वर्टेक्स का दूरी सेम होना चाहिए, सारे वर्टेक्स का दूरी सेंटर से सेम होना चाहिए, ये इसका मतलब है सेंटर का। अच्छा, तो ठीक है, हम कह रहे हैं कि मान लो कि ये रहा आपका चार्ज 5Q, मान लो कि ये रहा आपका चार्ज 5Q, और 5Q की दूरी किसी एक वर्टेक्स से मान लो स्मॉल r है, बाकी सभी वर्टेक्स से भी स्मॉल r ही हो जाएगी फिर। बढ़िया है सर। इस पूरे सेटअप का हमको लिखना है टोटल पोटेंशियल एनर्जी। आपको भी पता है टोटल पोटेंशियल एनर्जी लिखना है तो केयरफुली हर दो चार्ज का पेयर बनाना है। तो हम क्या कह रहे हैं, सबसे पहले इसको पकड़ो, इसका इसके साथ लिख दो, इसका इसके साथ लिख दो, इसका इसके साथ लिख दो। उसके बाद इसको पकड़ना, इसका इसके साथ लिख देना और इसका इसके साथ लिख देना। उसके बाद 3Q को पकड़ना, उसका इसके साथ लिख देना। तो टोटल 6 हो गया, और 6 होना चाहिए था। 6 केस बना इन सभी का। 5Q पे आते बाद में रुक जाओ, है ना, पेशेंस। तो पहले तो इनको कंप्लीट करो लिखने के लिए। तो सर टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, दो चार्ज के बीच का एनर्जी होता है KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई उनके बीच का जो भी दूरी है, और साइन पुट करना है चार्ज का। सबसे पहले इन दोनों के बीच का क्या हो जाएगा, माइनस साइन लगेगा, तो -K -2
2k² डिवाइडेड बाई, और जनाब अभी 5q को भूल जाओ, किसी भी दो चार्ज को जब तुम पकड़ोगे तो उनके बीच का सेपरेशन कैपिटल L ही है, दिखना चाहिए, बार बार रिपीट नहीं करेंगे, कैपिटल L ही है। तो इसका इसके साथ हो गया, अब इसका इसके साथ करोगे तो फिर से एक नेगेटिव साइन आएगा, 3 आएगा k² डिवाइडेड बाई L। इसका जब इसके साथ करोगे तो प्लस आएगा, तो प्लस 4k² डिवाइडेड बाई L। अब इसका इसके साथ करोगे तो भी प्लस आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाना है, तो प्लस 6k² डिवाइडेड बाई L। इसका इसके साथ करोगे तो माइनस आएगा, तो माइनस 8k² डिवाइडेड बाई L। और इसका लिखोगे तो ये आपको हो जाएगा माइनस 12k² डिवाइडेड बाई L। अब आते हैं 5q पे। तो सर 5q के साथ मजा ये है कि 5q और इसके बीच का जब लिखोगे, 5q और इसके बीच का, 5q और इसके बीच का, 5q और इसके बीच का, तो 4 बार आपको लिखना पड़ेगा। चारों में 5q तो कॉमन है, और चारों में दूरी स्मॉल r ही है, चारों केस में 5q कॉमन है ना। तो एक काम करो, क्यों ना 5q को बाहर निकाल लो कॉमन में, और r को भी बाहर निकाल लो, बाकी आपका q प्लस 4q माइनस 2q माइनस 3q। क्लियर है? मजा ये आया कि सर 5q और ये माइनस 5q, तो सर ये पूरा टर्म बेसिकली 0 ही था, तो ये स्मॉल r को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में। ठीक है, बहुत से बच्चे एग्जामिनेशन में ऐसे सवालों में सॉल्व करने बैठ जाते हैं। भैया जब एग्जामिनर को कोई सवाल दिया है, ऑलरेडी इतना आपको इसमें पेशेंस के साथ सॉल्विंग करनी पड़ रही है, तो इसको और वो ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करेगा फिर। ठीक है, अब इसको बस इसको सॉल्व करना है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, सर अपने पास कुछ बन रहा है क्या, 4 + 6 10 -8 -2 10। इसका मतलब सर इसको और इसको कट कर दिया, बचा अपने पास अब दो ही चीज, तो ये -3 है, ये -12 है, यानी कि सर -15q² डिवाइडेड बाई k को लिखोगे 4πε0 इंटू L, जो कि सर मैच कर गया। ठीक है, आगे बढ़ जाए, बढ़िया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो रेडियो एक्टिविटी यानी कि मॉडर्न फिजिक्स से आपको एक प्रश्न देखने के लिए मिल रहा है। द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 2000 आवर्स। तो भैया हाफ लाइफ इज इक्वल टू 2000 आवर्स। ठीक है, आपको पता है कि सर हाफ लाइफ जो होता है दैट इज ऑल्सो गिवन बाई log 2 डिवाइडेड बाई लैम्डा। Approximately how much time is required for the decay of 2/3 of its nuclei? Decay of 2/3 of its nuclei। अगर शुरुआत में आपको n0 था तो क्या बचाना है अपने को 2/3 डिके करवा देना है, तो बचेगा कितना, n0/3। इसका मतलब जो इक्वेशन आप लिखते हो डिके का, n इज इक्वल टू n0 e⁻ माइनस लैम्डा टी, तो सर यहाँ पे n की जगह हम लिखेंगे n0/3, और हमको जानना है कितने टाइम में ये कांड हो गया है, e⁻ माइनस लैम्डा टी। ठीक है, देखना n0 आपका मर जाएगा, ये हो जाएगा आपको 3⁻⁻1 e⁻ माइनस लैम्डा टी, दोनों साइड log ले लो, तो log 3 इज इक्वल टू लैम्डा टी, यानी कि सर t हो जाएगा अपने को log 3 डिवाइडेड बाई लैम्डा। और सर लैम्डा अपने को हो जाने वाला है कितना, यहां से देखो लैम्डा इज इक्वल टू log 2/t, तो ये अपने को हो जाएगा log 2, और ऊपर में t क्या है, यहाँ पे हाफ लाइफ है। अब देखिए सवाल में आपको log 3 log 2 की वैल्यू नहीं दी है, शायद वो ये एग्जाम आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको ये सब वैल्यूज पता हो। log 3 आपको तकरीबन 1.09 के आसपास होता है, विच इज फॉर कैलकुलेशन ले लो 1.1। ठीक है, और log 2 आपको होता है 0.69, तो 0.7 एक बार लेके देखते हैं जस्ट फॉर सॉल्विंग। एंड t हाफ अपने को दे रखा है कितना, 2000। ठीक है, तो डेसिमल को डेसिमल से तो अपने यहाँ पे उड़ा ही सकते हैं, तो ये अपने को हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 1000। सर 22/7 जो है कितना हो जाएगा, 7 या 21 है ना, एंड 0.1 समथिंग एंड समथिंग लाइक दिस मच। तो सर ये 3100 से ज़्यादा ही आना चाहिए, है ना, 3100 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा आंसर, जो कि अपने को यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि
इसके साथ मैच कर जाएगा। फिर अगर अपने पास अगर अपन यहाँ पे प्रिसाइज वैल्यूज पुट करें तो अपने इस आंसर के बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे फिर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए लॉजिक गेट का सवाल है एंड सवाल में अपने से कहता है कि आपके पास यहाँ पे एक एग्जॉर गेट है और अपने को एग्जॉर गेट का है ना ये चीज दे रखा है। ठीक है, कि एग्जॉर गेट आपको क्या फॉलो करता है, ये वाला फॉलो करता है आउटपुट के लिए। ये एंड गेट है, ये नैंड गेट है। अपने को ऑलरेडी एग्जॉर का एक इनपुट दिया है, एंड का एक इनपुट दिया है। हमसे कहता है कि P और Q की वैल्यूज क्या होनी चाहिए ताकि अपने को फाइनल आउटपुट 0 मिले। देखिए इस सवाल को करने का है ना, डोंट गेट इनटू टिपिकल बुलियन अलजेब्रा सॉल्विंग। बेटर रहेगा कि आप इसमें ना एक एक करके पुट कर करके चेक कर लो, दैट वुड बी अ लिटिल फास्टर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। तो इसमें ये सवाल बेसिकली आपको मेहनत वाला है, सवाल में कुछ है नहीं। अपने को पता है कि ये वाला ऑप्शन सही होने वाला है। चेक करके दिखा देते हैं हम आपको एक बार। P की जगह एक बारी 0 पुट कर दो और Q की जगह यहाँ पे अपने 1 पुट कर देते हैं। एग्जॉर है, 1 और 0 से क्या होगा, ये आपका एग्जॉर का आउटपुट दिखाता है। तो X की जगह 1 ले लो और Y की जगह 0 ले लो। तो 1 पे बार डॉट 0 प्लस 1 0 पे बार, 1 का बार मतलब 0 हो गया, तो ये तो 0 है, प्लस 0 पे बार 1 होता है, ये तो 1 है, यानी कि सर ये 1 आ जाता। सर इसका आउटपुट 1 है। 1 एंड 1, 1 का एंड कितना होगा, 1 ही होने वाला है। 1 और 1 का पहले तो एंड करो और फिर उस पर नॉट लगा दो। तो एंड करते 1 लेकिन नॉट करते ही 0 आ जाता है ना, करके दिखा दिया है। हालांकि एग्जाम में आता है ना, आपको ऑप्शंस वहां पे जंबल हो सकते हैं, तो आप एक एक करके चेक कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। एक और सवाल मॉडर्न फिजिक्स से देखने के लिए मिल रहा है। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन। आपके पास ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट होता है, इस पे आपको इंसिडेंट एनर्जी फॉल करती है, यहां से आपको इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो इस इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमको कहता है कि लैम्डा बी है। The energy of the photon incident on the metal is 5 times the work function। अगर इस मेटल का वर्क फंक्शन 5 है तो ये इंसिडेंट एनर्जी बेसिकली 5 times 5 है। If h is the Planck's constant, me is the mass of electron, then what is the work function? हमको phi की वैल्यू in the form of this parameter पूछ रहा है। सर अपने पास इक्वेशन होता है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की, दैट इज इक्वल टू योर इंसिडेंट एनर्जी विच इज नथिंग बट 5 times 5 माइनस योर वर्क फंक्शन। बात आती है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, तो सर डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इक्वल टू h बाई mv, और mv की जगह लिख सकते थे √2mk, खेला ही खत्म हो गया है। स्क्वायर मारो, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 2mk, यानी कि सर k इज इक्वल टू h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m इंटू लैम्डा का स्क्वायर, यहाँ पे डाल देने का। ये आपको हो जाएगा h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m की जगह लिखो me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसकी जगह लिखो टू बी प्रिसाइज लैम्डा b का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 times 5, यानी कि सर 5 इज इक्वल टू h स्क्वायर डिवाइडेड बाई योर 8 me लैम्डा b का स्क्वायर, जो कि अपने को मैच कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। टोटल 15 सवाल थे, 10 हमने अभी तक यहाँ पे कर लिए हैं। डॉपलर्स इफेक्ट का सवाल देखने के लिए अपने को मिल रहा है। ठीक है, करते हैं। एंड प्लीज डॉपलर्स इफेक्ट के सवाल होते इजी है, लेकिन करने चाहिए अपने को पेशेंटली, समझ समझ के, है ना, डोंट डू एनी मिस्टेक्स। एन एम्बुलेंस traveling at a speed of 20 meters per second emits a sound of frequency 540 hertz from its siren। ठीक है, तो ये आपको फ्रीक्वेंसी जो है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है। एम्बुलेंस का स्पीड अपने को दे रखा है। सुनंदा इज ड्राइविंग अ कार विच अप्रोचेस द एम्बुलेंस फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। तो लेट अस क्रिएट सम फिगर ओवर हियर। तो एम्बुलेंस की जगह एक काम करते हैं, एक साउंड का सोर्स बना देते हैं। एम्बुलेंस की जगह हम लोग यहाँ पे एक साउंड का ऐसा सोर्स टाइप्स बना देते हैं, एंड एम्बुलेंस को इधर भगा देते हैं विद द स्पीड ऑफ इतना। तो ये आपको हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सोर्स, ये तो सोर्स है ना, 20 मीटर्स पर सेकेंड। बढ़िया है सर। और ये है अपने को पर्सन,
जो कि इसके तरफ ही जा रहा है, राइट, अप्रोचेस द एम्बुलेंस फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर्स पर सेकेंड। तो भैया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर भी अपने को 20 मीटर्स पर सेकेंड है। What will be the change in detected frequency by Sunanda as she crosses the ambulance? Right? पहले क्या होगा कि ये एम्बुलेंस को अप्रोच कर रही है, उसके बाद ये एम्बुलेंस को क्रॉस कर जाएगी तो फिर कुछ अलग ही फ्रीक्वेंसी सुनने को मिलेगा। एक काम करते हैं ना, जब इतना कुछ मेहनत कर ही रहे जीवन में, तो एक और फोटो बना लेते हैं कि क्रॉस करने के बाद का फोटो। तो एम्बुलेंस भैया तो अपने को इधर ही जा रहे हैं और सुनंदा दीदी जो है अपने को इधर जा रही है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर इज 20 मीटर्स पर सेकेंड एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ सोर्स ओनली 20 मीटर्स पर सेकेंड। दोनों केस में आपको फ्रीक्वेंसी अलग अलग ये ऑब्जर्वर सुनने वाला है। तो पहले केस में इसको बोल दिया आपने केस नंबर 1, इसको बोल देते हैं केस नंबर 2। तो पहले केस में जो फ्रीक्वेंसी सुनने जा रहा है वो ऑब्जर्वर इज इक्वल टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू योर 540, राइट। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 340 डिवाइडेड बाई 340। न्यूमरेटर में आप हमेशा लिखते हो स्पीड ऑफ किसका, ऑब्जर्वर का, तो ऊपर 20 और नीचे लिखते हो स्पीड ऑफ सोर्स का जो कि 20 है। बात करते हैं साइंस की, दोनों ही एक दूसरे की तरफ दौड़ रहा है, तो दोनों फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाहता है, तो ऊपर प्लस दोगे और नीचे माइनस देते हैं, ठीक है। माइनस देने से भी आपका ओवरऑल टर्म बढ़ता है डिनोमिनेटर में और प्लस देने से भी ओवरऑल टर्म बढ़ता है न्यूमरेटर में। तो ये अपने को हो रहा है F1 इज इक्वल टू 540 मल्टीप्लाइड बाई न्यूमरेटर में 360 है और यहाँ पे अपने पास 320 है। अब यहाँ पे अपनी बात कर लेते हैं सेकेंड केस का, दैट इज इक्वल टू योर F2। F2 इज इक्वल टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी तो लिखना ही पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू योर 540, राइट। स्पीड ऑफ साउंड यहाँ पे 20, स्पीड ऑफ साउंड यहाँ पे 20। इस केस में ध्यान से देखना, ऑब्जर्वर भैया भी जो है वो सोर्स से दूर जा रहा है, देख रहे हो, ऑब्जर्वर भी सोर्स से दूर जा रहा है और सोर्स भी ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है। तो अब दोनों ही फ्रीक्वेंसी को घटाना चाहता है, तो घटाना चाहता है तो यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, एग्जैक्ट अपोजिट हो जाने वाला है कहानी। तो ऊपर में आपको हो जाएगा 320 और नीचे में अपने को हो जाएगा 360। साफ साफ दिख रहा है कि सर ये वाली वैल्यू जो है इस वाली वैल्यू से ज्यादा है, तो डिफरेंस निकालना होगा, तो सर दिस माइनस दिस अपन यहां पे कर जाएंगे, ठीक है, बढ़िया है। अब देखिए यहां पे बात है सिर्फ कैलकुलेशन का, पेशेंस वाइज चाहो तो आप इसको और इसको यहां से उड़ा सकते हो। तो सर यहाँ पे जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी आया है F1 माइनस F2, आप यहाँ से 540 को कॉमन में निकाल सकते थे। सो एक अगर हम लोग यहाँ पे एक काम करें, चलिए कोई काम नहीं करते, तो सर 540 को कॉमन ले लिया, ये अपने को हो जाएगा 36/32 विच इज योर 18 4 9 एंड 4 8। ये अपने को हो जाएगा 9/8 माइनस, तो यहाँ पे सर हो जाएगा 8/9, 8/9। सो दिस टर्न्स आउट टू बी योर 540, राइट। दिस इज योर 8972। ये अपने पास आ जाएगा 81 माइनस योर 64, बढ़िया है सर। तो ये अपने को हो जाएगा 540 मल्टीप्लाइड बाई, ये अपने को हो जाएगा 7, है ना, तो ये अपने को हो गया 71, तो 17 डिवाइडेड बाई योर 72। सर ये हो जाएगा 6 12 के साथ और ये हो जाएगा 6954 इतना। ये अपने को और कटेगा तो ये अपने को हो जाएगा कितना 3 4 और ये हो जाएगा 30। यहाँ पे अपने को हो रहा है कितना 3, अच्छा ये तो और कट सकता है अभी, नहीं ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने को 15। तो सर यहाँ पे अपने पास 15 × 17/2 है ना, तो कर लेते हैं 17 15 कितना हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 5 और 1 8 मल्टीप्लाइड बाई 17, तो 5 5 2, राइट, 255/2 1 27.5 127.5 एग्जैक्ट मैच कर रहा है। तो अब हम भी ये सवाल आपके सामने ही सॉल्व कर रहे हैं, आपको भी एग्जाम में ये सवाल आएगा अगर, तो प्रिसाइजली पेशेंट्स के साथ सॉल्व करेंगे, अंत में जो भी कटम कुटी करना है कीजिए, आपका आंसर मैच करना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12।
वेव ऑप्टिक्स का सवाल है ना। सवाल में अपने से क्या बोल रहा है, कंसिडर अ YDAC एक्सपेरिमेंट विथ मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर। तो लाइट का वेवलेंथ अपने को दे रखा है 600 नैनोमीटर। द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज आई नॉट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस इज 600 नैनोमीटर। भैया पाथ डिफरेंस जो है वो 600 नैनोमीटर के बराबर था उस पॉइंट पे, और 600 नैनोमीटर इत्तेफाक से वेवलेंथ के बराबर है। अगर आपका पाथ डिफरेंस इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा होता है, मतलब वहां पे आपको मैक्सिमा बना होगा, मैक्सिमा बना होगा। इसका मतलब जो आप नॉर्मल YDAC में मैक्सिमा पे 4I0 करते हो ना, तो इस सवाल में 4I0 की जगह हमको I0 ही दे रहा है कि YDAC में आपको जो फ्रिंजेस बन रहे हैं, तो जो मैक्सिमा बना है उसका इंटेंसिटी आपको दे दिया है, मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको दे दिया है I0 इस क्वेश्चन में। आपको वो इक्वेशन ध्यान में है, अलग अलग फेज डिफरेंस पे इंटेंसिटी का जो रिलेशन होता है, I इज इक्वल टू आई मैक्स कॉस स्क्वायर डेल्टा 5/2। तो ये जो इक्वेशन आपने देखा होगा ना, उसमें ये जो आई मैक्स होता है वही हमको इस सवाल में मिल गया है, I0 ही है वो, कॉस स्क्वायर डेल्टा 5/2। अब समझिएगा, हमसे पूछता कि बताओ भैया इंटेंसिटी क्या होगा एट अ प्लेस जहां पे पाथ डिफरेंस इज 100 नैनोमीटर, एट अ प्लेस वेयर द पाथ डिफरेंस इज 1/6 ऑफ द वेवलेंथ। 600 है ना वेवलेंथ, उसका 1/6 है पाथ डिफरेंस। बढ़िया है सर। सर 1/2 डेल्टा 5 क्या होता है, डेल्टा 5 इज इक्वल टू के डेल्टा एक्स। के होता है 2π/लैम्डा, और डेल्टा एक्स अपने को दे रखा है सवाल में λ/6। लैम्डा ने लैम्डा को मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया, तो I0 कॉस स्क्वायर π/6। π/6 क्या होता है, 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री इज √3/2, और √3/2 का स्क्वायर करना है जनाब, √3/2 का स्क्वायर करना है, तो 3/4। तो क्या 3I0/4 मैच कर रहा है, कर रहा है मैच। ठीक है, चलिए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 एंड KTJ बोल लो इसको। कंसिडर अ मिक्सचर ऑफ O2N2 गैस एट अ टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दोनों गैस का टेम्परेचर सेम दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, है ना। आपके पास यहाँ पे अलग अलग स्टेटमेंट्स है, समझिएगा। आपको जो RMS वेलोसिटी होती है दैट इज इक्वल टू √3RT/m। अगर आपका दोनों गैस का टेम्परेचर ही सेम है तो RMS जो है वो m के साथ इनवर्स रिलेशन में है। जिसका m कम होगा उसका RMS स्पीड ज्यादा होगा। भैया इसका मॉलिक्यूलर मास आपको 32 है और इसका अपने को कितना है 28। ठीक लिखे ना, हाँ ठीक है। O2 का ज्यादा है सर, O2 का VRMS कम होना चाहिए, O2 का VRMS कम होना चाहिए। RMS स्पीड ऑफ O2 इज लेस देन RMS स्पीड ऑफ N2, है ना। RMS स्पीड ऑफ O2 इज मोर, ये तो एकदम गलत बात है। और जहां तक बात एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ O2 मॉलिक्यूल इज लेस देन, और जो भी है आपका जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है दैट इज इक्वल टू योर 3/2 kT, राइट। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये तो डायटोमिक है, तो अगर दोनों डायटोमिक भी है तो इफ यू वांट टू टेक F/2 kT इक्वेशन, तो आपको F यहां पे दोनों के लिए सेम ही होने वाला है, तब भी आपको दोनों का एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम निकल के आना चाहिए था। ठीक है, तो लेस देन और ग्रेटर देन का तो सवाल ही नहीं उठता, तो ए ही सही है आपको यहीं पे। ठीक, बढ़िया है। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 14 देख के है ना समझ में नहीं आता है कि सर ये सवाल को सोचे तो सोचे कैसे। पढ़ लो एक बार, अप्रोच कैसे करें, बिल्कुल एकदम ये सवाल चाहे तो इवन एडवांस में भी आपसे पूछ ले तब भी क्या है कि एक अच्छा सवाल है, एडवांस के हिसाब से भी है, राइट। टू आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स A and B are at initial temperature TA and TB। टू आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स यानी कि सर दोनों ऑब्जेक्ट का मास भी सेम होगा, राइट, एंड मटेरियल तो सेम है ही, लेकिन हमको क्लियरली बोल दिया है कि A का टेम्परेचर B के टेम्परेचर से ज्यादा है। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ द मटेरियल ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर। यही तो इस पूरे सवाल में टेंशन है। हमको यहाँ पे कहता है कि जो आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है मटेरियल का, जो आप इक्वेशन इस्तेमाल करते थे MS डेल्टा T वाला, तो ये जो S है वो कहता है कि वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ज्यादा टेम्परेचर पे S की वैल्यू ज्यादा होगी,
डू यू नो व्हाट इज एस? एस से क्या फीलिंग आता है? किसी ऑब्जेक्ट का अगर एस ज्यादा है, इसका मतलब उसको ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करना पड़ेगा अपना 1 यूनिट टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, राइट? तो एस ज्यादा होने का मतलब होता है कि अगर आपने, सपोज कीजिए आपके पास एक बॉडी है P और आपके पास एक और बॉडी है Q, एंड इसका एस SP है और इसका SQ है। मान लेते हैं कि SP SQ से ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने इसको भी 100 जूल दिया और इसको भी 100 जूल दिया तो इसका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा, इसके में टेम्परेचर का चेंज कम होगा। टेम्परेचर दोनों में बढ़ेगा लेकिन इसमें ज्यादा बढ़ जाएगा और इसमें टेम्परेचर कम बढ़ेगा क्योंकि इसका S ज्यादा है। दैट इज द फंडामेंटल फीलिंग ऑफ S ज्यादा या कम होने से क्या होता है। अब और देखिए, if these two objects are brought in contact, then their final equilibrium temperature is T, assuming there is no heat loss to the surrounding. जो भी हो रहा है आपस में हीट एक्सचेंज कर रहे हैं, सराउंडिंग में कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर ये एक नॉर्मल सवाल होता, अगर ये एक नॉर्मल क्वेश्चन होता, नॉर्मल क्वेश्चन से मेरा मतलब है कि अगर इसका S कांस्टेंट होता, अगर इसका S कांस्टेंट होता तो भैया अगर ये आपके पास बॉडी A है और ये आपके पास बॉडी B है, आइडेंटिकल बॉडी से दोनों का मास सेम है, इसका इनिशियल टेम्परेचर TA था और इसका इनिशियल टेम्परेचर TB था, आफ्टर दे एक्सचेंज हीट, इनका फाइनल कॉमन टेम्परेचर मान लेते हैं कि सर T आ गया है। तो जाहिर सी बात है एक्सचेंज जब हुआ होगा, ये हॉटर बॉडी है, राइट, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, तो हीट यहां से ट्रैवल किया होगा, तो इसने हीट लूज किया। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ हीट लॉस्ट, वो आप कैसे लिखते हैं? MS चेंज इन टेम्परेचर। तो सर TA से ये T पे आया है और इसने वही हीट लिया है, तो वो हीट आप कैसे देते? MS T माइनस TB, ठीक है। तो आप जब इसको सॉल्व करते तो आपका यहां पे जो T निकल के आता वो आपको निकल के आता TA प्लस TB/2, ये आपको निकल के आता। लेकिन कब? ये तब निकल के आता जब इसका S कांस्टेंट होता, लेकिन यहां पे S तो कांस्टेंट है ही नहीं, राइट, दोनों का S सेम यहां पे है ही नहीं। शुरुआत में ही अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसका टेम्परेचर ज्यादा था, यानी इसका S ज्यादा है और इसका S कम है। एक बारी ये फैक्ट हमने एस्टैब्लिश कर लिया है इस क्वेश्चन में। अब देखिए, है ना, अब देखिए तो हमने क्या बोला सर, TA प्लस TB/2 फाइनल टेम्परेचर तब होता जब दोनों का S सेम होता। तो मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात यह है कि इसका टेम्परेचर समय के साथ घटेगा जब ये लोग हीट एक्सचेंज करेंगे और इसका टेम्परेचर समय के साथ बढ़ेगा और फाइनली दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। शुरुआत में A वाला जो बॉडी है उसका टेम्परेचर TA है और B वाला जो बॉडी है उसका टेम्परेचर TB है। ये हमने टेम्परेचर का एक टेम्परेचर स्केल बनाया है, आप समझिएगा। TA ज्यादा है, TB कम है, इधर से इधर जाएंगे तो टेम्परेचर कम हो रहा है, राइट। और TA प्लस TB/2, TA प्लस TB/2 आपको कहीं यहां पे मान लेते हैं कि ये जो आपका टेम्परेचर है दैट इज योर TA प्लस TB/2, ठीक बात है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, रियलिटी में शुरुआत में ही इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है। तो जब A बॉडी ने इसको थोड़ा सा हीट Q दिया, राइट, जब ये इसको Q हीट दे रहा था, थोड़ा सा Q हीट दे रहा था, इसका S कम है तो इसका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा और इसके टेम्परेचर का जो डिक्रीज हुआ है वो सेम रेट से डिक्रीज नहीं हुआ है। इसमें ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा, इसमें कम टेम्परेचर घटा क्योंकि इसका S ज्यादा था, इसका S ज्यादा है। सेम आपने यहां से 100 जूल निकाल के इसको दिया तो इसका टेम्परेचर में राइज ज्यादा हुआ लेकिन इसका टेम्परेचर में फॉल सेम नहीं हुआ, कुछ कम हुआ है। तो जब आपने छोटा सा हीट इसको दिया तो A का टेम्परेचर घटा लेकिन थोड़ा सा घटा, B का टेम्परेचर बढ़ा लेकिन ज्यादा बढ़ा। फिर आपने थोड़ा सा और हीट दिया तो फिर से A का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा और
घटा लेकिन बी का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा। तो ये इवेंचुअली है ना, इस चीज को क्रॉस करके कहीं जब दोनों का फाइनल कॉमन टेम्परेचर आएगा ना, तो कहीं यहां पे निकल के आने वाला है। अपने को एग्जैक्ट सॉल्व नहीं करना है, कहीं यहां पे निकल के आएगा। और ये वाली टी आपको बेसिकली इस वाले से ज्यादा होनी चाहिए, जो कि अपना को ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, सो दिस इज मोर लाइक यू नो concept based question and analytical approach rather than any numerical approach in this particular question. ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपने पास क्या है, डायमेंशन। इसका सवाल कैसे छूट सकता था एग्जाम में। Which one of the following expression has a dimension of electrical resistance where E is the charge of an electron and H is the Planck's constant? अच्छा, ओके, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो भैया रेजिस्टेंस का अपने को फॉर्मूला कौन से इक्वेशन से उठाए। H अपने को होता है I स्क्वायर आर टी, तो रेजिस्टेंस अपने को होता है एनर्जी अपॉन करंट का स्क्वायर इंटू टी। और अपने को चार्ज चाहिए, करंट आपको होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, करंट का स्क्वायर बोले तो Q का स्क्वायर, नीचे अपने को T का स्क्वायर, और यहाँ पे ऑलरेडी एक T है। ठीक है, सिर्फ डायमेंशन के लिए ऐसे कर रहे हैं, ये सब कोई रियल फॉर्मूला नहीं है। सो H अपॉन Q स्क्वायर, और ऊपर में अपने को T चला जाएगा। ठीक है, अच्छा सर Q जो है वो बेसिकली चार्ज जैसा ही कुछ हुआ, तो HT अपॉन Q की जगह E लिख सकते थे। अब अगर हम ध्यान से देखें, प्लैंक्स कांस्टेंट आपके पास इक्वेशन है E इज इक्वल टू एच न्यू, और न्यू को हम लिख सकते थे अपॉन टाइम। यानी सर H को हम सिर्फ डायमेंशन के लिए ऐसा कर रहे हैं, H का डायमेंशन इज इक्वल टू ET का डायमेंशन, और E क्या है एनर्जी, H क्या है एनर्जी, तो HT का डायमेंशन की जगह हम यहाँ पे प्लैंक्स लिख सकते थे, प्लैंक्स का डायमेंशन। तो सर रेजिस्टेंस का डायमेंशन इज इक्वल टू H अपॉन E स्क्वायर का डायमेंशन। खेला खत्म। ठीक है, तो चलिए 2021 में आपसे ये सारे 15 सवाल पूछे गए थे, हमने सभी को यहाँ पर डिस्कस किया है। आई होप जो भी इसको अपीयर करने वाले हैं उनको फायदा करेगा, और अगर आप कोई और एग्जाम दे रहे हैं तो सबको फायदा करेगा। सवाल होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन से एग्जाम में पूछा गया है। चलिए टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।